दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जो राज्य थे और जो भारत की शासन व्यवस्था थी, वो किस हालात में थी, कैसे थी, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का जो एक बुक है उसको रेफरेंस के तौर पर लिया है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप लोग के पास अगर कोई दूसरी भी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही पढ़ें। बस रेफरेंस के तौर पर मैंने इस बुक को उठा लिया है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ कहता है कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कॉलोनियल इकोनॉमी की। During the British rule, the Britishers transformed the Indian economy into colonial, backward and semi-feudal, stagnant, backward, depleted and empty economy। बहुत सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं और ये सारा का सारा निगेटिविटी शो करता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो भारत की इकोनॉमी थी वो वास्तव में बहुत बदतर स्थिति में थी, क्योंकि किसी भी देश से इतना बड़ा पैसा उठा के ले जाना, 45 लाख करोड़ रुपया अगर आप उठा के ले जाते हैं किसी भी देश से, तो अपने आप में बहुत चिंता वाली बात हो जाती है। बहुत अजीब सी सिचुएशन बनती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। अब सोचिए, एक तरफ आपकी इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है और दूसरी तरफ स्टेट सारे के सारे अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं और तीसरी तरफ देश का पार्टीशन हो रहा है। भारत और भारत की जो जनता है उसने कैसे इस प्रेशर को बर्दाश्त किया होगा, आप कल्पना कीजिए। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या स्थिति रही होगी। हमें यहाँ अगर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है या हो सकता है, इस अफवाह से ही हम लोग कितने टेंशन में जाते हैं। और सोचिए जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या स्थिति थी। कहीं पे मारकाट मचा हुआ है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं पे सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, कहीं पे फूड शॉर्टेज है। इसके बीच में एक देश फिर अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करता है, तो मानना पड़ेगा और दिल से उन लोगों के लिए सैल्यूट है जिन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया और देश को फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। अदरवाइज़ ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं था दोस्तों कि वो इस देश को फिर से रिवाइव कर सके और इस देश को फिर उस जगह पहुंचा सके जहां भारत फिर से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि सन 2047 तक भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी में। इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री स्प्रेड ओवर नियरली 200 ईयर्स। कहता है कि अगर कॉलोनियल इकोनॉमी की बात करें तो भारत में जो कॉलोनियल इकोनॉमी रही है वो लगभग 200 साल की रही है और है भी। अगर आप देखें तो लगभग लगभग आपके 200 साल हो ही जाते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी के भारत में। ये जो समय था 200 सालों का, इसमें सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ। मैंने पहले भी कहा है कि जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं जो अंग्रेजों ने किया था उसमें कहीं से भी भारत का हित नहीं था या भारत के वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई थी, जो भी काम किए थे, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए और कैपिटलिज्म को और इम्पेरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ये दोनों चीज़ों को मैं बारे में बात करूँगा कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसी को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने भारत में तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और इसके बदले उन्होंने भारतीयों को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया और भारत का बहुत ज़्यादा दोहन किया, शोषण किया। ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लगभग 45 लाख करोड़ रुपये आपके देश से बाहर चला गया। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। In order to facilitate growing British industry with the supply of raw material from India। अब कहता है कि ये क्यों किया गया था कि facilitate growing British industry। जो ब्रिटिश इंडस्ट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, वो अपने आप को मजबूत कर रही थी, वो सारा का सारा इंडस्ट्री में जो पैसा लगता था, इन्वेस्ट होता था, वो सारा का सारा इंडिया का लगता था। कैश में लग जाए या फिर इन काइंड लग जाए। कैश और इन काइंड का मतलब क्या है कि
इतने सारे नोट्स को तो वो जो आपके करेंसी नोट्स है उसको तो वहाँ तक लेके नहीं गए, लेकिन उतनी वैल्यू का यहाँ से वो सामान उठा के ले गए, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो आपका कोल हो, चाहे वो आपको कोई दूसरा भी मिनरल्स हो। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे उसकी माइनिंग की, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ब्रिटेन पहुंचाया, और वहाँ से वो फिनिश गुड्स बन के भारत में आया। तो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू थी और जो बाकी के ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह थी, वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यू 45 लाख करोड़ रुपए पहुंचती है। They also encouraged commercialization of Indian agriculture to transfer Indian economy into British colony. एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन इन्हीं के समय से शुरू हुआ। इन्होंने ही भारत के किसानों को बिजनेस करना सिखाया। बिजनेस करना क्या सिखाया, वो आप कह सकते हैं कि उनके जो अनाज वगैरह होते थे वो लगान के माध्यम से वो ले लिया करते थे, और उसके बाद वो उसे मार्केट में बेचते थे। अच्छा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अफीम के लिए, नील की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, जूट की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए, इसके लिए भारत के किसानों पर दबाव बनाया, ना कि उन्हें एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करने से क्या बेनिफिट होता है ये उन्होंने नहीं समझाया था, बल्कि उन्होंने ये दबाव बनाया कि नहीं, आपको ये सारा कुछ प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें मार्केट में सेल करना है। तो ये एक अलग बात हो जाती है इसको लेकर। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी पॉलिसी वॉज डीप ऑन इंडिया इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कहता है क्या कि इसका जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ही गहरा प्रभाव था, और इतना गहरा प्रभाव था कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कहाँ भारत की इकोनॉमी जो थी वो अंग्रेजों के आने से पहले तक 16% के आसपास की जो थी पूरे जीडीपी, अगर देखा जाए तो हमारा जीडीपी बहुत बड़ा था, लेकिन जब वो गया तो 2.5% पे आ गई थी। तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक था कि लगभग 14% तक खिसक के नीचे चले आना अपने आप में बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक डाउनफॉल दिखाता है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, फ्यूडल सिस्टम जिसको आप कह सके सामंतवाद। भारत में जमींदारी प्रथा हो, चाहे भारत में आपकी सामंती व्यवस्था हो, इसको शुरू करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था। और अंग्रेज जो थे वो भारत के रिसोर्सेज को बस एक्सप्लॉइट करना जानते थे। उनके नज़र में भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज में उनका एक्सप्लॉयटेशन ही ज़्यादा मैटर करता था, इससे ज़्यादा उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी। तो ये आपको समझना होगा कि वो जो आए थे उनका पर्पस यही था कि भारत और भारत के लोगों का और भारत के संसाधनों का शोषण करना है, और अपने देश को विकसित बनाना है, अपने देश को समृद्ध बनाना है। ये उस पर्पस से आए थे। Introduction of feudal system, the land settlement system gave birth to feudal relations, landlord-tenant relation. The landlord used to charge very high rate of lagan and very cruel to cultivators. जो जमींदार थे वो क्रूअल थे। अब क्रूअल क्या है कि आपने बॉलीवुड वगैरह में मूवी भी देखी होगी कि जो जमींदार होते हैं बड़े क्रूअल होते हैं, वो कोड़े मारते हैं या फिर उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, दिस इज द रियलिटी। लेकिन इसको बेस बना देना और इस बेस के आधार पर भारत में कास्टिसिज्म करना कि ऊपर जाति वालों ने नीची जाति वालों के साथ शोषण किया या कुछ इस तरीके से, तो फिर आप गलत है यहाँ पे। मैं तो फिर यही कहूँगा कि अगर आपका सिर्फ यही सोचना है क्या कि ऊपर जाति वालों ने नीचे जाति वालों का शोषण किया, तो ये वन साइडेड है, करवाया गया। अंग्रेज चाहते थे कि ऊपर जाति नीचे जाति वाले का शोषण करे, और जो अभी आप जाति व्यवस्था देख रहे हैं भारत में, ये भी अंग्रेजों की देन है। तो इसीलिए मैं जो बात हमेशा कहता रहता हूँ कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो इसके पीछे कई रीज़न होते हैं, हालांकि मैं आगे की वीडियो में इसके बारे में चर्चा करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।